तेरे हाथ की मैं वो लकीर बन जाऊं, सिर्फ में ही तेरा मुक़द्दर, तेरी तकदीर बन जाऊं। मैं तुझे इतना चाहूं कि तो भूल जाए हर रिश्ता, सिर्फ में ही तेरे हर रिश्ते की तस्वीर बन जाऊं। तो आंख बंद करे तो आऊं में ही नज़र, इस तरह मैं तेरे हर ख्वाब की ताबीर बन जाऊं। लबों पे मबहम सा तबस्सुम लिए उसने मुदहम सी सरगोशी नमा आवाज़ में कहा। अमीना का जिस्म कपकपाने लगा इस अजनबी के लहजे पे। इसने किस्मसाकर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। कभी कभी एक पहली नज़र इंसान को ऑक्टोपस में जकड़ जाती कि वो ताउमर इसके हिसार से निकल नहीं पाता। इसने अमीना की हिरनी के मानिंद खौफजदा आंखों में देखते हुए फसों खेज आवाज़ में कहा। इसकी इंगलियां इसके शानों से फिसलती चली गईं, मगर वो अभी भी खुद को इसके हिसार में महसूस कर रही थी। खौफ के बायस कुछ मोती टूटकर इसकी आंखों से निकले, जिन्हें आदम ने अपनी पूरों पे चुना। मेरा वादा है, इन आँखों से आंसू चुराकर इनमें अपने लिए मोहब्बत बहरे रंग बहर दूंगा। वो जैसे किसी तलसम के ज़ेरे असर बना सोचे समझे जो भी मना में आया था बोले चला जा रहा था। अमीना की हालत तो यूँ थी जैसे काटो तो बदन में लहो नहीं। तभी अचानक से लाइट आ गई और हवेली में लाइटें जल उठी। बताऊं तरफ रोशनी फैली जो आंखों को चंधिया रही थी। अमीना 2 कदम पीछे हुई। अमीना, तुम्हें माचिस लेने भेजा था और तुम? हादिया के पीछे पीछे सिस्सी और चाहत भी बाहर निकले। अमीना बना जवाब दिए तेज़ी से सीढ़ियां फैलांगते हुए ऊपर चढ़ गई और जाकर कमरे के दरवाजे के साथ पश्त लगाए गहरे सांस लेने लगी। इस अजनबी की बाज़गश्त अभी भी इसके कानों में सुनाई दे रही थी। वो दिल पे हाथ रखे अपनी उथल पत्थल होती धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। आदम को सामने देखकर चाहत पे तो गविया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसने अपनी आंखों को दोनों हाथों से मसलते हुए दोबारा पूरा खोलकर देखा। आया कि जो इसकी आंखों ने देखा वो सच था या महज इसका वहम, मगर वो उसे सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। आदम ने दोनों बाहें वाह कीं तो चाहत तेज़ी से सीढ़ियां उतरते हुए उसके करीब पहुंची। मैंने आपको बहुत याद किया बरो। आंसू इसकी पलकों की बाढ़ तोड़े गालों पर फसलने लगे। वो खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे तो यही लगा था कि अब कभी वो दोबारा अपने भाई को कभी जिंदा देख नहीं पाएगी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। इसके लहजे में भी बरादराना शफकत नुमायां थी। इसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। इतने सालों बाद आदम को सामने देखकर चाहत के जब्त का बांध टूट गया और वो भागते हुए इसके गले लगकर ज़ारो क़ितार रोने लगी। आदम भी उसे अपना साथ लगाकर बहुत रविया। बरो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अरे चाह मेरी गड़िया, ऐसे न कहो बेटा। मुआफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुमसे तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। इसने उसे फिर उसको गले लगा लिया। वो फिर उसके गले लगकर रोने लग गई। चाह तुम ऐसे रो मत, बस अब चुप कर जाओ। तुम्हारा भाई आ गया है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जो होना था हो गया, वो मेरी किस्मत में लिखा था शायद, और अल्लाह ने मुझे आजमाया है कि मैं उसके दिए दुखों को बर्दाश्त कर सकता था या नहीं। और देखो, अल्लाह ने मुझे इस सब्र के बदले फिर से तुमसे मिला दिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर। मगर बरो, आपके बना में कुछ भी नहीं। कितनी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारी है मैंने, पल पल आपको याद किया मैंने। वो सो सो करती नाक से बोली। आदम बहुत हैरान होकर सुन रहा था कि उसकी छोटी सी गड़िया अब बड़ी हो गई थी और बहुत समझदार भी। मेरी प्रिंसेस कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है और बहुत समझदार भी हो गई है। इसने मुस्कुराकर कहा। बरो, मैं कोई बड़ी नहीं हुई, आपकी वही छोटी सी प्रिंसेस ही हूँ अब भी। इसने झिनप कर कहा और फिर से उसके गले लग गई। आदम भी हंसने लग गया। यारम बलूच, जो अभी आतिश बलूच और हाथ बलूच के साथ लाउंज में आया था, वो चाहत को इतना खुश देखकर हैरान सा वही रख गया। उसने आज शादी के बाद पहली बार चाहत को इतना खुश देखा था। इसका दिल मुतमईन हो गया, मगर आदम को जिंदा देखकर वो बहुत हैरान था। यारम, आतिश और हाथ चुपचाप खड़े बहन भाई को रोते देख रहे थे। बहुत सा रोने के बाद जब दोनों अलग हुए तब चाहत की नज़र संजीदा चेहरा लिए यारम बलूच पर पड़ी। वो बहुत शर्मिंदा हुई और शर्मिंदगी के बास चेहरा झुका गई। मुआफ़ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जरिश बलूच भी लाउंज में ही खड़ी थीं। उन्होंने चाहत को एक अनजान लड़के के गले लगकर रोते देखा तो आदम की तरफ सवालिया नज़रों से इसे देखते पूछा। माजरत की कोई बात नहीं, आप मुझे जब जानती ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? जरिश बलूच ने सूफे पे बैठते हुए आदम से पूछा। अब ताल्लक यारम बलूच ने बताया है तो पता भी उन्हें ही होगा। मैं तो ये भी नहीं जानता।
आप में से यारम बलूच है कौन? इसने जांचती हुई नज़रों से सबकी तरफ देखकर कहा। मैं हूँ सरदार यारम बलूच, वो भारी आवाज़ में बोला। इस वक्त आतिश बलूच जीन्स और शर्ट पहने, हाथ शलवार कमीज़ में मलबूस, जबकि यारम ट्राउज़र और टी शर्ट पहने जिसमें से उसके बाइसेप्स वाले नीली रगों वाले सफ़ेद बाजों नुमायां हो रहे थे। पेशानी पे लापरवाही से बिखरे हुए सियाह बाल, घनी मूंछों तले अनाबी लबों में दबा सिगरेट जिसमें से वो धुएं का मरगूला बनाते हुए हुआ में अछाल रहा था। सबिह पेशानी पे शुकनों का जाल बिछा हुआ था। वो तीखे नुकूश का हामिल शख्स आदम को पहली नज़र में ही बहुत मगरूर लगा। इसकी ज़ेर कर देने वाली पर्सनालिटी थी, मगर कहाँ वो एक मुकम्मल सरदार टाइप दीवहीकल मर्द और कहाँ इसकी 5 फुट 2 इंच की नाजुक सी गड़िया जैसी बहन। इसे कहीं से भी उनका जोड़ बराबर का न लगा। उसने लब भैंच लिए। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। यारम बलूच सूफे पे बैठ के टांग पर टांग रखकर अपने मखसूस अंदाज में गंभीर आवाज़ में बोला। आदम ने चाहत के शाने के गर्द अपना बाजू रखा। यारम बलूच के चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ तासरात अब की बार मज़ीद पथरीले हो गए। इसकी हयात को कोई इसके सामने हाथ भी लगाए उसे कहाँ ग्वारा था, वो चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, मगर उसने अपनी मिट्टियाँ भींचकर खुद पे जब्त के कड़े पहरे लगाए। जी पूछें। आओ बेटा बैठकर बात करो। ज़रिश बलूच ने आदाब मेज़बानी निभाते हुए सादा अंदाज में उसे पेशकश की। आदम और चाहत सामने लगे टो सेटर सूफे पे बैठ गए, जबकि आतिश बलूच सीने पे हाथ बांधे अनहमाक से उन्हें देख रहा था। हाथ बलूच भी एक खाली सूफे पे बैठ गया। सिस्सी हादिया भी ज़रिश बलूच के सूफे की पश्त पे खड़ी थीं। अमेरिका में मेरे दोस्तों ने मुझे एक रात जानबूझकर ड्रनक करवा दी थी। नशे की हालत में ड्राइविंग के दौरान मुझसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपने उन हाथों से तुम्हारी तदफीन के तमाम मामलात निपटाए थे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम वापस? ऐसी क्या मिस्ट्री थी जो यारम बलूच जैसा मास्टरमाइंड भी सुलझा नहीं पा रहा था? तभी उसने दिमाग में आया। पहला सवाल उससे पूछा। मैं आपको बात शुरू से बताता हूँ। आदम ने संजीदगी से बात का आगाज़ किया। सब इसकी तरफ ही मतवज्जा थे। वाशिंगटन, हम आज तक एक बात सुनते ही आए हैं कि दुनिया में हर किसी का एक हम शक्ल होता है। आज तक ये बात महज अफसानवी हैसियत ही रखती थी, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद इस पर हकीकत का गुमान होता है। आयरलैंड की खातून ने एक ट्वेन स्ट्रेंजर्स के नाम से वेबसाइट लॉन्च की। अमरीकी रियासत टेक्सास की जेनिफर ने अपनी हम शक्ल तलाश की जो अंबरा निकली। इन दोनों की शक्लों में इस कदर मुमासिलत थी कि जैसे वो जड़वां बहनें हों। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। मुझे भी माइकल नामी एक शख्स ने इसी ऐप के थ्रू मिलने के लिए बुलाया और मुझे प्रक्षिश जाप की आफ़र की। मैं जैसे ही इससे मिलने गया, इसने अपनी 2 आदमियों के साथ मिलकर मुझे बेहोश कर दिया। इसके आगे मेरे साथ किया हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मुझे होश आई तो मैं अमेरिका के एक मशहूर होटल के शानदार कमरे में था। मेरे वजूद पे कीमती लिबास था। वहाँ की हर चीज़ ऐली और शाहाना थी, जबकि मेरे पुराने कपड़े, मेरा वॉलेट, आईडी कार्ड सब गायब था। मैंने पॉकेट में टटूल कर देखा। वहाँ एक लेदर का वॉलेट था जिसमें माइकल नामी शख्स का आईडी कार्ड निकला। इस आईडी कार्ड पे हो बहो मेरी तस्वीर थी, मगर नाम और एड्रेस मुख्तलिफ था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता और वहाँ से निकल जाता, पुलिस के अहलकारों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। उन्होंने मुझे 2 साल तक जेल में रखा। माइकल नामी शख्स गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था। मुझे इस सब की आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ आई कि वो मुझे अपनी जगह फंसा कर ख़ुद मेरी ज़िंदगी जीना चाहता था। मगर खुदा की कुदरत तो देखें कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। उसने मुझे फंसाना चाहा था, मगर उसे क्या पता था कि उसने खुद को मेरी जगह रख कर मेरी मौत को गले से लगा लिया। मेरी बजाय उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी सच्चाई साबित हुई तो मुझे पुलिस ने रहा कर दिया, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। अपने शहर वापस आने की मैंने दिन रात मेहनत की और सूफ़ी आंटी के पास पहुंचा और सबसे पहले चाहत के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यारम बलूच का कार्ड देकर सारी बात बताई। आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बहन की हिफाजत की, उसे अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो ममनून निगाहों से उसे देखते हुए बोला। आदम के नुक़ूश ज़रिश बलूच को कुछ जाने पहचाने लग रहे थे।
वो काफ़ी हद तक अपने वालिद की तरह दिखाई देता था। ज़रिश बलूच कब से उसे गौर से देखकर इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। अचानक उनके दिमाग में झमाका सा हुआ। हादिया, ज़रा मेरे कमरे की अलमारी के आखिरी खाने से मेरे और तुम्हारे बाबा साईं की शादी की पुरानी एल्बम तो निकाल कर लाओ, उन्होंने हादिया से कहा। तो हादिया इस बात में सर हिलाते हुए इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में ही वो एल्बम लिए ज़रिश बलूच के पास आई और लाकर इन्हें थमाई तो उन्होंने कुछ तस्वीर अलट पलट कर दिखीं। इधर आओ बेटा, इसे देखो, जानते हो उसे, उन्होंने एक मखसूस तस्वीर पे अंगली रखकर कहा। आदम अपनी जगह से उठा और उनके पास चला आया। जैसे ही उसकी नज़रें इस तस्वीर पे पड़ें तो वो अपनी जगह साकत रह गया। ये तो मेरे फादर की तस्वीर है, आपके पास कैसे आई? उसने हैरान कन नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा। चाहत, जो कब से यारम बलूच की तरफ देखने से ग्रीज करते हुए सर झुकाए हुए थी, अपने वालिद के बारे में सुनकर फ़ौरन अपनी जगह से उठी और ज़रिश बलूच के पास जाकर तस्वीर देखने लगी। इसकी आंखें एक बार फिर से भर आईं। मैं भी कहूँ, मुझे क्यों चाहत से इतना अपनापन महसूस होता है और तुम्हें देखकर क्यों मुझे अजीब सा लगा। अब पता चला ये तो खून की कशिश थी। आदम और चाहत के अलावा भी सबने नासमझी से उन्हें देखा। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिससे पर्दा उठने वाला था? ये मेरे भाई मुस्तफ़ी की तस्वीर है, जो अमेरिका गया था और वहीं इसने शादी कर ली थी। जब यहाँ हमारे वालिदैन को पता चला तो उन्होंने इससे रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी शादी के बाद वो अमेरिका गया था और ऐसा गया कि कभी वहाँ से पलट कर नहीं आ सका। हमें बस इसके हादसे में हिलाक होने की खबर मिली। इसके बच्चे भी थे और कहाँ थे हम नहीं जानते थे। आज खुदा ने मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई की औलाद से मिलाकर इसकी कमी को पूरा कर दिया। मैं अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम होगा। वो रंधी हुई आवाज़ में बोलें और आदम और चाहत को फरते जज्बात से लबरेज अंदाज में अपने साथ लगाया। बरसों बाद किसी अपने खून के रिश्तेदार से अपनी सगी फप्पू से मिलकर वो दोनों भी आबदीदा हो गए। बाकी सब खामोश थे। चाहत, ये बराक उठ गया था, तुम्हें कमरे में न पाकर रो रहा है। अमीना बराक को गोद में लिए नीचे उतर रही थी। लाएं, उसे मुझे दे दें। इसने हाथ आगे किए बराक को गोद में लिया। आदम ने शिश और पंज की अधीड़ बन में मुब्तला चाहत की तरफ देखा, जो बराक को गोद में उठाकर उसे प्यार कर रही थी। तभी यारम ने बराक को अपने पास आने का इशारा किया और पाकर से चॉकलेट निकालकर इसकी तरफ लहराई तो बराक, जो भूख की वजह से उठा था, यारम के हाथ में इसकी फ्यूअर्ड चॉकलेट देखकर इसकी भूख चमक उठी। वो चाहत की गोद से निकलकर नीचे उतरा और छोटे छोटे डगमगाते हुए कदम उठाते हुए यारम बलूच के पास चला गया। इसने यारम की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट उछाली। फिर यारम ने चॉकलेट खोलकर इसके मना की तरफ बढ़ाई तो बराक इसकी थाई पे बैठकर मज़े से चॉकलेट खाने लगा। ये बच्चा आदम, जो अभी भी गोमगू की कैफियत में मुब्तला था, हैरानगी से चाहत की तरफ देखकर इससे पूछने लगा, ये मेरा बेटा है ब्रो? बराक, इस उम्र में ही उसका बेटा। वो कितनी ही देर कुछ बोल न सका चाहत के बताने पे। इस अरसे में क्या से क्या हो गया था। काफ़ी रात हो गई है, तुम सब आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। जी ठीक है, मैं फिर सुबह हाजिर होता हूँ। आदम ने वहाँ से जाने के लिए इजाज़त चाही। उसे भी अपना घर ही समझो। फ़िलहाल तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अभी तो तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं, बात की बाद में सोचेंगे। अभी तुम कहीं नहीं जा रहे, ये मेरा हुक्म समझो, उन्होंने मतानत से कहा। तो आदम हल्का सा मुस्करा दिया। जी ठीक है, जैसे आप चाहें। चाहत बच्चे, तुम ऐसा करो, बराक को अपने साथ लेकर अपने शौहर के कमरे में चली जाओ और अमीना को मैं अपने कमरे में सलाह लेती हूँ, ताकि मेहमान खाने में अमीना की जगह अब आदम को जगह दे दें। कल दूसरा कमरा खलवाकर इसकी साफ़ सफाई करवा लूँगी, फिर आदम को वहीं मुंतकिल कर देंगे। अमीना, तुम मेहमान खाने से अपना सामान लेकर मेरे कमरे में आ जाओ, उन्होंने सबसे कहा। तो सब अपनी अपनी जगहों से उठ गए। हादिया आस के रोने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे की तरफ गई थी। हाथ भी इसके पीछे अपने कमरे में चला गया। आओ सिस्सी, तुम भी रूम में चलो, इतनी देर तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं। आतिश बलूच ने सिस्सी का हाथ पकड़ा और उसे एहतियात से अपने ले जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माँ, चाहत ने आदम को मेहमान खाने का रास्ता दिखाना चाहा तो बराक ने उसके सामने से उठकर जाने की वजह से पीछे से हाँक लगाई। चाहत, तुम बराक को देख लो, ये मेहमान खाने से अपना सामान लेने जा रही हैं।
मैं उनके पीछे चला जाता हूँ तो देख लूँगा। कमरा, वो मगन सी अपना सामान पीक कर रही थी कि दरवाजे पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक पर अच्छल पड़ी। दस्तक देने वाला कोई ढेठ ही था जो दरवाजे को मतवातिर पैटे ही जा रहा था। कौन ढेठ इंसान है भाई, सब्र नहीं हो रहा। दरवाज़ा खोलते हुए वो ज़ोर से बड़बड़ाई, पर सामने मौजूद शख्स को देखकर वो लम्हों में चुप होकर दरवाजे की अवट में हो गई। मुझे इस कमरे में रहने के लिए भेजा गया था, बस इसीलिए। उसने वजाहत दी दरवाज़ा बजाने की। मैं बस चीज़ें ही समेट रही थी यहाँ से जाने के लिए। वो धीरे से कहते हुए अंदर की तरफ आ गई तो वो भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। तुम जा रही हो? इसके सवाल पर कपड़े तह करते इसके हाथ लम्हे भर को रखे फिर अपना काम करने लगे। मैंने तुमसे कुछ पूछा अमीना? इसके जवाब न देने पर इसने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। हाँ, मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपको जो यहाँ रहने की जगह दी गई है। अमीना ने तहम्मुल से जवाब दिया और अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने लगी। कहाँ? बेचीनी से पूछा गया। आंटी ने बताया तो था। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, उनके कमरे में। हनोज इसी अंदाज में जवाब दिया गया। तुम नहीं जा सकती। बेचैनी इसके लहजे के साथ इसके अंदाज से भी आया थी। आप मुझे रोकने वाले कौन हैं और किस हैसियत से मैं उस कमरे में रखूं? मैं जा रही हूं, आप मेरा हाथ छोड़ें। इस बुलंद आवाज़ में सख्ती थी। मैंने कहा, न तुम नहीं जा रही यहाँ से बस। गुस्से से उसे दीवार से लगाकर वो सख्ती से बोला। इसके अंदाज में जुनूनियत थी, फिर भी वो नड्र बनी उसकी आंखों में देख रही थी। देखिए, आप इस वक्त होश में नहीं हैं। बेहतर यही होगा कि आप मुझे जाने दें यहाँ से। अंदाज अब समझाने वाला था। मैं बिल्कुल अपने होश व हवास में हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम आज इस कमरे से तो जाओगी, मगर हमेशा के लिए मेरे कमरे में वापस आने का वादा किए। इसकी आंखों में दीवानगी थी। क्यों? ये किस कसम का वादा है? ना ही मैं आज से पहले आपको जानती थी और न अब भी जानती हूँ। फिर ये पहली ही मुलाकात में ज़िंदगी भर के वादे वाईद। इसकी एक ही ज़द से तंग आकर वो चीख उठी। लो, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान वाला हिसाब है। वो तनक कर बोली, मेहमान तो बनना चाहते हैं, मगर आपके दिल के। मुझे तुम्हारी इन आँखों में वही तन्हाई का एहसास हुआ है जिस तन्हाई का शिकार मेरा दिल है। दो तन्हा दिल मिलकर एक खुशनुमा एहसास जगाएंगे। वो तड़पज़दा आवाज़ में बोला। अमीना की आंखों में थमे आंसू चेहरे पर फंसल गए। इसका ज़ब्त भी जवाब दे गया। वो अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करके आंसू पूंछती बीड़ पर आकर बैठ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। लाख कोशिशों के बावजूद भी आंसू बहते ही जा रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से पूंछती अपना काम किए जा रही थी। बैग उठाए वो इस कमरे से निकल गई। आदम इसकी पश्त को घूरते हुए तब तक उसे देखता रहा जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। यारम बराक को अपने साथ कमरे में लेकर आ गया। चाहत न चाहते हुए भी मरे मरे कदम उठाते हुए उसके पीछे आई, मगर कमरे के दरवाजे के पास आकर वहीं रख गई। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर आज तुम मुझे और इस कमरे को छोड़कर गई न चाहत, तो दोबारा तुम्हें मेरे दिल और इस कमरे दोनों में जगह नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी गलत फहमी और भूल में है कि मैं दोबारा यहाँ कदम भी रखूँगी, वो भी अपनी मर्ज़ी से। वो वहीं दरवाजे के साथ मुल्हक़ा दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी रही। अंदर से बराक और यारम की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। बराक बेवक्त उठ गया था। अब इतनी जल्दी उसे कहाँ नींद आनी थी। यारम उसे कोई कहानी सुना रहा था और बराक मामा करता इसकी बियर्ड को छूकर हंसते जा रहा था। इसे गदगदी हो रही थी। इसकी बियर्ड को सहलाते हुए दोनों मिलकर काफ़ी देर तक मस्तियाँ करते रहे। अब दोबारा बराक को नींद आने लगी थी, मगर सोते वक्त इसे चाहत के साथ लेट कर सोने की आदत थी। यारम ने अपनी बाजू पे इसका सिर रखे इसके गाल को सहलाया। आप सो जाओ, बाबा आपके पास हैं। इसने बराक की तरफ देखकर उसे अपने साथ की तसल्ली दी। माँ, मगर बराक के मन्ना पे बस एक ही धनसवार हुचकी थी। बेटा, मम्मा अभी आ जाएंगी, आप सो जाओ। इसने दरवाजे की तरफ देखा जो हनोज बंद था। बराक पाँव नीचे उतारकर बेड से फंसलकर नीचे उतरा और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। यारम समझ गया कि वो चाहत को ढूंढ रहा है, उसके पास जाना चाहता है। तभी उसने उठकर दरवाजे की नाप पे हाथ रखकर इसे खोला। बराक बाहर निकला तो उसकी नज़र दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी चाहत पे पड़ी,
जो करीबन 1-1.5 घंटे से वहीं खड़ी थी। एक ही जगह पे खड़े होकर इसके पाँव शिल हो चुके थे। माँ, वो चाहत की अंगली पकड़कर इसे कमरे के अंदर बला रहा था। चाहत इसके साथ कमरे के दरवाजे पर आ गई, मगर वहीं रख गई। उसने कमरे के अंदर एक भी कदम नहीं रखा और नज़रें उठाकर यारम की तरफ देखा, जो तीखे चतुनों से घूरते हुए जाकर बेड पे लेट गया। इसने सुरात से नज़रें चरा लीं और वहीं बत बनी खड़ी रही। बराक इसके अंदर न आने पे अब झंझला कर रोने लगा था और बार बार उसकी अंगली को खींचकर अंदर आने के लिए ज़ोर लगा रहा था। बराक को नींद आई है, सलाह उसको। बलाखिर यारम ने ही बराक को रोते देखकर सपाट लहजे में उसे कहा, वो आपने मना किया था इस कमरे में आने से। वो बेमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अटक अटक कर बोली, कहा तो मैंने और भी बहुत कुछ था, मगर तुम वही सुनती हो जो तुम सुनना चाहती हो। वो कटीली नज़रों से उसे देखते हुए करख्त आवाज़ में बोला। चाहत बराक को गोद में उठाए हुए बस्तर तक आई और दरमियान में बराक को लटाकर खुद दूसरी तरफ लेट गई और बिराक के आंसू साफ किए। थोड़ी देर में बिराक चुप हो गया। अब उसके पास इसके मेमा और बाबा दोनों थे तो वो मुतमईन हो गया था। यारम जो आंखों पे बाजों रखे लेट चुका था, बराक का नन्हा सा हाथ अपनी बाजों पे महसूस कर कि इसने आंखों से अपना बाजू हटाया और उसे देखा। क्या हुआ मेरे छोटे सरदार को? इसने यारम का बाजू अपने तकिए पे रखा, फिर अपना सर वैसे ही इसके बाजू पे रख दिया जैसे कुछ देर पहले यारम ने रखा हुआ था। यारम को इसके अमल पे हंसी आई। वो हल्का सा मुस्कराया और थोड़ा सा उठकर बराक के चेहरे पे झुककर इसके फूले हुए गाल पे चूम लिया, तो बराक भी हंसने लगा। उसने चाहत के गाल पे भी अंगली रख दी और यारम की तरफ देखने लगा। वो बहुत होशियार बच्चा था। इस उम्र में भी इसका दिमाग इसके बाबा यारम बलोच की तरह ज़रूरत से ज़्यादा चलता था। यारम उसकी बात समझ चुका था कि बराक चाहता था जैसे यारम ने उसे किस किया था वैसे ही चाहत को भी करे। आंखें उसके मुतवरम चेहरे पर गईं। जैसे ही यारम की नज़र साथ लेटी हुई चाहत पे पड़ी, उसके चेहरे पे सख्ती उतराई। खिलाफ मामूल आज वो बहुत प्रसकून था। शायद किसी बड़े तूफान के आने का ऐलान था। वो तब से यारम का नज़र अंदाज करने का रवैया देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, आपकी ममा कातिल को मना लगाना पसंद नहीं करती। वो बराक की तरफ देखकर एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। कितना सफाक था इसका लहजा। चाहत खाली खाली नज़रों से उसे देखती रह गई। जिस आग में मुझे झलसाया है, इस आग की हल्की सी लपटें तुम तक पहुँचें तो कैसे चीखें निकल गईं। वो खड़दरेपन से कहते हुए रुख पलट गया। ठीक ही तो कह रहे हैं, मैंने उन्हें बहुत हर्ट कर दिया है। कैसे मनाऊं अब उन्हें? अपनी सोचों से उलझते हुए न जाने कब नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई, इसे पता भी न चला। रात के पहर जब वो माँ बेटा सोच के थे, मगर यारम बलूच अभी तक जाग रहा था। वो अपनी जगह से उठा और बुराक से होते हुए इसके चेहरे पर झुका नरम हाथों से इसके चेहरे पर आई कुछ आवारा लटों को धीरे से हटाकर अपने नरम गर्म अंगूठे से उसके गुलाबी होंठों को नरमी से सहलाने लगा। चाहत यारम बलूच में तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि इस बार तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। अपनी मर्जी से पराज़्म लहजे में बोलता वो थोड़ा सा और झुका और इसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।